हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है, जिसमें हम कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दिया हमें द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन अ डीसी मशीन इज़ ड्यू टू। मतलब डीसी मशीन में जो हीट लॉस होता है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पर होता है। हिस्टेरिसिस लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस और एडी करंट लॉसेस। तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारे यहाँ पर लॉसेज होते हैं, लॉसेज हमारी मशीन में दो टाइप के होते हैं। एक मिनट। एक हमारा होता है वेरिएबल लॉसेज और एक होता है हमारा फिक्स लॉसेज। वेरिएबल एंड फिक्स। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे वेरिएबल लॉसेज हैं इनको हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेज, आई स्क्वायर आर लॉसेज या ओमिक लॉसेज। ठीक है। जो आपके फिक्स लॉसेज हैं, फिक्स लॉसेज में कौन से लॉस आए आपके, जो आपके आयरन लॉस होते हैं। आयरन लॉस के अंदर दो टाइप के आते हैं आपके। एक आपके आते हैं एडी करंट लॉसेज डब्ल्यू और एक हिस्टेरिसिस लॉसेज डब्ल्यू एच। इसके अलावा जब हमारी मशीन घूमती है तो मशीन में हमारे होते हैं रोटेशनल लॉसेज। रोटेशनल लॉसेज घूमने के कारण जो मशीन में लॉसेज होते हैं, साफ्ट घूमती है तो लॉस होते हैं। तो ये कौन से होते हैं लॉस, ये होते हैं आपके फ्रिक्शन, क्योंकि बियरिंग लगी है तो फ्रिक्शन होगा उसमें। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, जो हवा के कारण साफ्ट में जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं विंडेज लॉसेज। ठीक है। तो मैकेनिकल लॉसेज होते हैं रोटेशनल लॉसेज, ये होते हैं आपके मैकेनिकल लॉसेज। और इसमें दो टाइप के लॉसेज आते हैं, फ्रिक्शन और विंडेज। तो देखिए मैं इसको अगले पेज में दिखाता हूँ आपको। जो हमारी यहाँ पर मशीन है, मशीन में जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं हमारे हीट लॉसेज, जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेज, आई स्क्वायर आर या कॉपर लॉसेज। इसको ही हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर डीसी मोटर या जनरेटर कुछ भी बना देता हूँ, संट बना देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा, ये संट बना दिया मैंने। तो ये डीसी मशीन है। तो देखिए संट का कोई प्रतिरोध होगा आर एस एच और आर्मेचर का प्रतिरोध होगा आर ए। आर्मेचर में करंट जाएगी आई ए और संट में करंट जाएगी आई एस एच। ठीक है। तो इसके कारण जो हमारे टोटल लॉस होते हैं आपके आई स्क्वायर आर लॉसेज, वो दो टाइप के होते हैं, दो जगह होते हैं। कहाँ पर, एक आपका आर्मेचर में, आर्मेचर, और दूसरे होते हैं हमारे फील्ड में। जो भी हमारा फील्ड है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो सीरीज में होगी, संट है तो संट में होगी। ठीक है। तो संट में देखिए आपके आर्मेचर में जो लॉस होते हैं वो क्या होंगे, आई ए स्क्वायर, आर्मेचर में जो करंट है उसका स्क्वायर इंटू आर्मेचर का प्रतिरोध आर ए। ठीक है। और हमारा फील्ड में जो होंगे, फील्ड में फील्ड करंट का स्क्वायर, फील्ड करंट को आई एस एच, यहाँ पर संट बना रखा है तो संट का स्क्वायर इंटू संट का प्रतिरोध आर एस एच। ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो हमारे आर्मेचर में लॉसेज होते हैं, ये होते हैं लॉसेज ज़्यादा है क्योंकि आर्मेचर में करंट ज़्यादा फ्लो होती है, तो आर्मेचर में हमारे लॉसेज ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे कितने होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ये आपको 30% होते हैं हमारे, 30% ऑफ टोटल फुल लोड लॉसेज। जो हमारे टोटल फुल लोड लॉसेज हैं, टोटल एफ एल फुल लोड लॉस, एफ एल एल लिख दिया। फुल लोड लॉस का 30% तो हमारे आर्मेचर में ही होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेज। और जो हमारे संट में होते हैं, बाकी संट में हमारे होते हैं 25% के अराउंड, 25% के अराउंड हमारे इसमें लॉसेज होते हैं। 25% लॉसेज ऑफ टोटल फुल लोड लॉसेज में। देखिए इसके अलावा हमारे क्या क्या होते हैं इसमें, जो मैंने आपको दो लॉस और बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक लॉस, जिसको कोर लॉस बोलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, कोर लॉस। कोर लॉस को ये मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक लॉस या आयरन लॉस भी बोलते हैं। ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया आपको अभी, एक एडी करंट और एक हिस्टेरिसिस। ठीक है। और ये हमारे किस में होता है, कोर में, जो हमारी कोर बनी रहती है उसमें होते हैं। इसके अलावा हमारे होते हैं मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस में कौन कौन से लॉस है, इसके अंदर दो आते हैं हमारे, फ्रिक्शन और विंडेज। फ्रिक्शन प्लस विंडेज, जो इनकी वैल्यू होती है टिपिकली ये होते हैं आपके बहुत कम होते हैं, 12 से 15%, 12 to 15% ऑफ फुल लोड लॉसेस। जो टोटल लॉस हो रहे हैं उनका 12 से 15% होते हैं। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं ये कितने हो गए, 30 और 20 50 और 5 55%। तो मतलब आधे से ज़्यादा परसेंट के लॉस यही कराते हैं। तो हमारे हाई जो लॉसेज होते हैं इसमें हीट लॉसेज, वो हमारे होते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेज। ठीक है। जो हमारे होते हैं आपके आई स्क्वायर आर लॉसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉसेज मतलब कॉपर लॉस। ठीक है। कॉपर लॉस को ही हम आई स्क्वायर आर लॉसेज बोलते हैं। कॉपर लॉस को आई स्क्वायर आर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ओमिक लॉस। ठीक है। ओमिक लॉस, क्योंकि यहाँ पर आर की वजह से जब आर में करंट फ्लो होती है, प्रतिरोध में जब करंट फ्लो होती है तो इसके कारण लॉस होते हैं। तो आई होता है हमारा ओम में यूनिट, इसलिए उसको बोलते हैं ओमिक लॉस। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर
इन वन विच आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें हैज़ नो लॉसेज एंड लीकेज रिएक्टेंस डज नॉट वर्क। ये क्या हुआ फिर, आइडियल हैज़ लो इफिशियंसी हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए अगर सेम नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी है तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज़ एग्जैक्टली N1 इज इक्वल टू N2, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी साइड। ये हमारा किस लिए काम आता है, ये हमारा इम्पीडेंस मैचिंग के काम आता है। जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इम्पीडेंस मैचिंग के काम आता है। ठीक है, बाकी देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये वाला कलर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है, हम आइडियल ट्रांसफार्मर को ऐसा चाहते हैं, मतलब रियलिटी में होता नहीं लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आइडियल अगर होगा तो उसमें कोई भी लॉस ना हो, मतलब आर की वैल्यू जीरो, प्रतिरोध उसमें जीरो हो ताकि करंट फ्लो होने में कोई भी लॉस ना हो। उसका रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस भी जीरो होना चाहिए ताकि कोई भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बर्बाद ना हो। जितना प्राइमरी में फ्लक्स अगर आ रहा है वो पूरा लिंक करे, कोई भी आपका फ्लक्स लीकेज ना हो। तो फाइल जो आपका एक्सेल की वैल्यू ये भी यहाँ पर जीरो होती है। और हम इसकी चाहते हैं कि हमारा आइडियल है तो इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई मतलब कितनी, हम चाहते हैं इसकी इन्फाइनाइट हो। मतलब हम ऐसी कोर के इमेजिन कर रहे हैं जिसमें अपने आप यहाँ पर कोर में अपने आप मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेब्लिश हो जाए बिना कोई सप्लाई के। ये है आइडियल केस जो आपका होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर इतना सब कुछ है तो इसकी इफिशियंसी भी बहुत हाई होगी, अबाउट 100% इसकी इफिशियंसी होगी। तो ये आइडियल के केस के बारे में बात होगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, डज नॉट वर्क, ये तो गलत हो गया। हैज़ लो इफिशियंसी नहीं, क्योंकि आइडियल में हाई इफिशियंसी होती है। इसमें क्या होता है आपके हैज़ नो लॉसेज नहीं होंगे क्योंकि आर और एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो नो लॉसेज एंड लीकेज रिएक्टेंस भी बहुत कम होगा, जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सएल की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कोर है जिसमें हमारा परमेबिलिटी बहुत हाई है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होगा और कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा वो आपका म्यूचुअली कपल्ड होगा एक दूसरे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें दिया है आपका PWM स्विचिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन सिंगल फेज इन्वर्टर टू। हमें जो PWM टेक्निक है उसको हम सिंगल फेज इन्वर्टर में यूज़ करते हैं। क्यों, टू रिड्यूस द हायर ऑर्डर हार्मोनिक, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ लोड, रिड्यूस द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक और रिड्यूस द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो देखिए जो हमारे PWM है, PWM पहले इसका फुल फॉर्म हमको बताना चाहिए। PWM ये हमारे मॉड्यूलेशन की टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। हम इसमें पल्स की विड्थ का मॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब पल्स की विड्थ को कम ज़्यादा करके हम उसको डिजायर्ड आउटपुट की ओर को लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है, इसका जो मेन काम होता है ये करता है आपका लोअर ऑर्डर के हार्मोनिक को रिड्यूस करता है, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक को कम करता है या इसको एलिमिनेट करता है, हार्मोनिक को एलिमिनेट या रिड्यूस करता है। ठीक है, इसका काम मेन ही होता है क्योंकि जो हमारे हायर ऑर्डर के हार्मोनिक है, हायर ऑर्डर हार्मोनिक हमारे एलिमिनेट कैसे हो जाते हैं। हायर ऑर्डर के लिए हम क्या लगाते हैं, फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट से तो हमारे हायर ऑर्डर के इजीली आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं। फिल्टर सर्किट का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन लोअर ऑर्डर के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पर आपका पल्स विड्थ स्विचिंग है इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है आपका, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। पल्स विड्थ स्विचिंग, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आपका जो DC है वो आपको DC वोल्टेज हम लोग इनपुट में देते हैं। इनपुट में हमारा DC आएगा और ये DC किस नेचर की होती है, ये हमारी फिक्स होती है DC। फिक्स DC हमारी इनपुट में आएगी, इसका नेचर होता है आपका फिक्स्ड। और इसमें क्या करते हैं, ये हमारी वोल्टेज होती है, फिक्स DC वोल्टेज होती है। इसको हम इनपुट में देते हैं किसके, इन्वर्टर के हम इनपुट में देते हैं। और हम इन्वर्टर के आउटपुट में क्या लेते हैं, AC लेते हैं। कैसी AC हम इसके लेते हैं आउटपुट में, और किस नेचर के लेते हैं, AC हमारी होनी चाहिए वेरिएबल। तो ये AC को वेरिएबल बनाने की जो टेक्निक है ये हमारा पल्स विड्थ से मॉड्यूलेशन करता है, ताकि पल्सों को मॉड्यूल करके, मतलब पल्स की विड्थ को कम ज़्यादा करके आउटपुट जो हमारा AC में आ रहा है इसको ये कन्वर्ट कर दे आपका वेरिएबल AC में। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन दिया है इन अ CRO, मेजरमेंट का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉनिक गन इज हैविंग, इलेक्ट्रॉनिक गन में क्या होता है, अ वर्टिकल प्लेट, ये तो आपका CRT में होता है। इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड एंड कंट्रोल ग्रिड, फास्फोरस स्क्रीन नहीं, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट नहीं, ये आपका CRT में होता है। ये भी आपका वर्टिकल प्लेट भी CRT में होता है। आपका फास्फोरस स्क्रीन जो होती है ये आपकी स्क्रीन में लगी रहती है, CRT की स्क्रीन होती है स्क्रीन। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया A, इनडायरेक्टली
हीटेड कैथोड एंड कंट्रोल ग्रिड। तो देखिए हम ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी कंट्रोल गन होती है ऐसे, तो ये हीटेड होती है इनडायरेक्टली ऐसे, यहाँ से हीटेड होती है, जब यहाँ से हीट पास होती है देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ऐसे बाहर। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन का काम है इतना। इसके बाद हमारी यहाँ पर से CRT आती है, जिसमें आपके एक्सीलेटिंग एनोड, प्री एक्सीलेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड इसको लगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेट लगाते हैं, देन यहाँ पर वर्टिकल प्लेट लगाते हैं ऐसे, ताकि हमारी यहाँ से जो आ रही बीम जो सीधे इसमें जाए और यहाँ पर से स्क्रीन में जाकर टकरा जाए। तो ये हमारा CRO का डायग्राम भी होता है इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका काम है, जो CRO में इलेक्ट्रॉन गन है, तो ये हमारा इनडायरेक्टली हीटेड करती है कैथोड और कंट्रोल ग्रिड को। इसमें हमारे फोकसिंग एनोड होता है जो हमारे एनोड को फोकस करता है, फोकसिंग एनोड भी होता है इसमें, आपको लिखा देता हूँ काम आएगा। फोकसिंग एनोड और एक्सीलेटिंग एनोड इसके अंदर ही होते हैं। बाकी कैथोड में हम किसकी कोडिंग करते हैं, जो हमारा कैथोड होता है, ये कितने बार क्वेश्चन आए भी हैं। कैथोड में हमारी कोडिंग होती है, वो होती है बेरियम या स्ट्रोंशियम की, बेरियम और स्ट्रोंशियम की, स्ट्रोंशियम STRONTIUM, स्ट्रोंशियम की हम इसमें कोटिंग करते हैं, ठीक है। इन दो मटेरियल की कोटिंग करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का आ गया, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द CS/RS, हमें ट्रांसफर फंक्शन बताना है फॉर अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है हमें, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन बताना है हमें, ट्रांसफर फंक्शन बताना है। और इसमें आपको, ठीक है, इसमें हमें मेसन गेन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम पहले मेसन गेन फार्मूला देखेंगे ये होता क्या है और ये कैसे लगाते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर आपको एक बार सिंपल से इसके बारे में थोड़ा सा वो एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो हमारा मेसन गेन फार्मूला, मेसन गेन MS लिख दिया, मेसन गेन फार्मूला। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफर फंक्शन निकालने का सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक फार्मूला है, जिसमें होता है आपका समीशन K की वैल्यू 1 to N जहाँ तक का है, PK इंटू डेल्टा के अपॉन डेल्टा, जहाँ आपका PK है आपका फॉरवर्ड पाथ, केथ फॉरवर्ड पाथ, कोई भी एक फॉरवर्ड पाथ माना जिसकी वैल्यू K है, और आपका डेल K है, जो यहाँ पर डेल है, इसमें जो केथ पाथ जो नॉन टचिंग है उसके हिसाब से हमने डेल लिखा है। और आपके जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू होती है, डेल्टा होती है 1 माइनस, यहाँ पर आएगा सम ऑफ ऑल द लूप गेन, सम ऑफ ऑल लूप गेन, ऑल लूप का गेन है उनका सम करेंगे, ठीक है। देखिए पहले माइनस आ गया, देन प्लस आएगा, फिर अब प्लस आएगा, फिर क्या आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ठीक है। फिर आगे माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, क्या आएगा सम ऑफ 3 नॉन टचिंग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, ठीक है। तो ये आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगले पेज में पाथ है फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ हमारे 6 हैं। पहला जो है हमारा P1 ले देता हूँ, P1 ये है हमारा G1 G2 G3, G1 G2 और G3। देखिए यहाँ से यहाँ ये G1, ये G2 और ये G3, ठीक है। ये पहला फॉरवर्ड पाथ आ गया ऐसे। अब आगे देखिए सेकंड फॉरवर्ड पाथ जो मैंने आपको दिखाया था, वो है आपका G1 G7 G6, G1 ये G7 है, देन G6, G1 G7 G6, ये G1 फिर ये G7 G6 ये, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास 6 फॉरवर्ड पाथ हैं। तो ये P2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद P3 जो हमारा थर्ड वाला है वो है आपका G1 G7 G8 माइनस H1 और G3, ठीक है। और P4 देखेंगे हम, P4 है हमारा G4 G5 G6 जो नीचे वाले थे। इसके बाद P5 जो पाँचवा वाला है वो है आपका G4 G8 और G3, और छठा वाला है आपका माइनस G4 G8 G7 H2 और G6, ठीक है। ये हमारे फॉरवर्ड पाथ आ गए। इसके अलावा हमारे जो आपके लूप है, लूप कितने बताए थे, लूप है हमारे 3। पहला जो लूप था L1 लेता हूँ नाम, L1 था हमारा माइनस G2 H2, ठीक है। दूसरा था हमारा L2, ये है हमारा माइनस G1 H1 जो ऊपर वाला था। और इसके अलावा जो तीसरा था वो था आपका G7 G8 और H1 H2 का कॉम्बिनेशन, H1 H2, ये H1 और H2, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसलिए। और इसके अलावा 2 नॉन टचिंग लूप भी थे। नॉन टचिंग लूप ये कौन कौन से थे हमारे,
ऊपर वाला एक आपका लूप 1, ये और ये पहला और दूसरा आपस में नॉन टच कर रहे थे। ये देखिए, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो इसका कैसे हो जाएगा, इनका आता है प्रोडक्ट, L1 और L2 का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा G1 G2 G1 G5 G1 G5 H1 H2। तो ये हमारे यहाँ से इनकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिर्फ मेसन्स गेन फॉर्मूले में रखना है और हमने वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पहले हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा हमारा होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप गेन। ऑल द लूप गेन मतलब जो हमारे लूप थे, कौन कौन से लूप थे उन सबको लिख दो। G2 H2 माइनस G5 H1 प्लस G7 G8 H1 H2। ये हमारे लूप थे, 3 लूप थे, तो तीनों का हमने यहाँ पर सम कर दिया। देन यहाँ माइनस है तो फिर आएगा प्लस 2 नॉन टचिंग लूप का प्रोडक्ट। 2 नॉन टचिंग लूप कौन कौन से थे हमारे, पहला वाला और ये वाला। तो क्या आ जाएगा G2 G5 और H1 H2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस, और ये तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 1 प्लस G2 H2 पूरा प्लस हो जाएगा, प्लस G5 H1, ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला, G7 G8 H1 H2। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए इसको सॉल्व तो करना ही है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का G2 G5 H1 H2। ठीक है, ये यहाँ से इसकी डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से मेसन्स गेन फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेसन्स गेन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा CS/RS। CS/RS आ गया हमारा, जो हमारा पहला वो है फॉरवर्ड पाथ G1 G2 G3। आप पीछे देखिएगा, मैंने इसे आपको लिखा था, और इससे कौन सा लूप टच कर रहा है उसको लिख दिया 1 प्लस G5 H1। ठीक है, बस एक यही लूप टच नहीं कर रहा, बाकी सब टच कर रहे हैं इससे, प्लस G1 G7 G6। ये जो फॉरवर्ड पाथ है इससे सब लूप टच कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका प्लस में, तो ये आ जाएगा इंटू 1, मतलब नहीं है तो 1 से हो जाएगा। देन प्लस इसके आगे देखिए, आगे वाला हमारा लूप था वो था माइनस में, माइनस G1 G7 G8 H1 और G3 H1 और G3। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद हमारा चौथा क्या था हमारा G4 G5 G6, और इससे जो लूप नहीं टच कर रहा वो था 1 प्लस H2 या आपका G2 H2। ठीक है, एक इससे टच नहीं कर रहा था और एक इससे टच नहीं कर रहा था, बाकी सारे टच कर रहे हैं। तो माइनस G4 H8 G7 H2 और आपका G6 अपॉन जो हमारे डेल्टा की वैल्यू आई। पीछे हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी, वो थी आपकी 1 प्लस G2 H2, ये जो लूप है, प्लस जो दूसरा लूप था आपका G5 H1, और माइनस इनका प्रोडक्ट क्या था आपका G2 G5 H1 H2। तो यही हमारी इसकी वैल्यू आएगी H1 H2। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो 1 प्लस G1 H2 माइनस G1 H1 माइनस G1 H2 H1 माइनस H1, बिल्कुल ठीक। तो इसका पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा यहाँ पर, ए बी। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक डायोड इन MC मरे इन्वर्टर। ठीक है, इस इन्वर्टर में हमारा फीडबैक डायोड का काम क्या होता है, टू फ्री व्हील द लोड करंट, टू प्रोवाइड द पाथ टू द एक्सेस ऑफ कम्यूटेशन करंट अबव द लोड करंट, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिवर्स बायस अक्रॉस द आउटगोइंग थायरिस्टर, टू प्रोवाइड द रिटर्न पाथ ऑफ रिएक्टिव करंट ऑफ लोड। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो आपका फीडबैक डायोड है इसका काम क्या होता है। हमारा जो फीडबैक डायोड है, यहाँ बताता हूँ मैं आपको, फीडबैक डायोड डायोड का काम क्या होता है, ये हमारा काम करता है फ्री व्हील करता है लोड करंट को, मतलब जो हमारी लोड की करंट है, लोड करंट I0, इसको फ्री व्हील करता है अपने के अंदर से, को फ्री व्हील कराता है, इसलिए इसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हमारा करंट I0 हमारे V0 के फेज़ में नहीं होता है, जो हमारा करंट है I0 जो आउटपुट करंट है ये V0 के फेज़ में नहीं होता है, तो इसमें यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा थायरिस्टर है SCR, इसके हम एंटी पैरेलल में एक डायोड लगाते हैं, ये हम डायोड लगाते हैं ऐसे, ये हमारा डायोड है एंटी पैरेलल में लगा होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड, क्योंकि ये आपका कम्यूटेशन के टाइम में अपने अंदर से करंट ऐसे फ्लो कराता है ये। तो ये क्या करता है, लोड करंट को अपने अंदर से फ्री व्हील कराता है।
समझ में आया आपको? जो आपका मतलब फीड आपका डायोड, जो फ्री व्हीलिंग डायोड का काम करेगा, ये सिंपल डायोड होता है जो आपका थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में लगा होता है, ताकि ये यहाँ से जब मेन थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाए तो उस टाइम आपका करंट को फ्री व्हील करा दे ऐसे। ठीक है, तो इसका मेन काम यही होता है आपका करंट को आपका फ्री व्हील कराना, जो आपकी करंट लोड करंट होती है उसको फ्री व्हील कराना। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अब फ्री व्हीलिंग डायोड, ये भी फ्री व्हीलिंग डायोड का क्वेश्चन आ गया। इन अ फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर है फ्री व्हीलिंग डायोड का काम। तो मैं इसके बार इसका काम एक बार लिख ही देता हूँ, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड को FD है। फ्री व्हीलिंग डायोड का जो आपका काम होता है वो क्या काम करता है? आपका सबसे पहला काम करता है आपका इनपुट का पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। इनपुट पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, पहला तो यही करता है आपका इनपुट पावर फैक्टर इंप्रूव। सेकंड काम जो है इसका, सेकंड काम हमारा करता है लोड कर्व, जो आपकी लोड कर्व में जो करंट होती है, जो है लोड करंट है यानी I0 आउटपुट करंट, उसकी वेव फॉर्म को इम्प्रूव करता है, मतलब उससे रिपल को कम करता है, वेव फॉर्म को इम्प्रूव करता है। ठीक है, लोड करंट I0 की वेव फॉर्म को इम्प्रूव करता है और आपका क्या करता है, बेटर लोड परफॉर्मेंस देता है, हमारे लोड की परफॉर्मेंस को बेटर करता है, बेटर लोड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हमारे फ्री व्हीलिंग डायोड के काम है। तो देखिए इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं यहाँ पे हाइलाइट करता हूँ। इनपुट का पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, लोड करंट की वेव फॉर्म को इंप्रूव करता है और आपका लोड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एडिशनल हार्मोनिक, नहीं हार्मोनिक क्यों लगाएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एडिशनल रिएक्टिव पावर, नहीं डायोड को रिएक्टिव पावर नहीं देता। इनेबल द इन्वर्टर ऑपरेशन, नहीं कन्वर्टर है तो इन्वर्टर का ऑपरेशन ये क्यों कराएगा। इम्प्रूव द लाइन करंट, इम्प्रूव द लाइन पावर फैक्टर, बिल्कुल सही। डी, लाइन के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, जो हमारी सप्लाई है उसका पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है हमारा। आंसर ए, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज, चार्ज की वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम इन वैक्यूम। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है चार्ज में, चार्ज की जो वैक्यूम में। तो देखिए हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला जो होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। तो सब में यूनिट वही दी है, वोल्ट पर मीटर। कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, इससे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कैसे करेंगे आप। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है एट अ पॉइंट की जो वैक्यूम में है। अगर पॉइंट वैक्यूम में है, पॉइंट हमारा वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में फोर्स कैसे लगता है हमारा, ये लगता है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आती है, ई की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे फोर्स की है वही। देखिए फोर्स की क्या क्या होती है यहाँ पर, एफ अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स को क्या बोलते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, पॉइंट चार्ज है तो मतलब Q की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो देखिए इस फॉर्मूले में मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पुट करी, एफ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये Q लिखता हूँ, Q स्क्वायर लिखता हूँ इसको, Q स्क्वायर अपॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पर, वो आई आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और नीचे ये Q है, ये Q मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए ये Q यहाँ पर आ गया, तो ये Q से एक एक का कट गया। तो हमारी फॉर्मूला क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। ये याद होना चाहिए आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। Q की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर, Q क्या है हमारा 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻6 -6, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया है। बाकी हमारी डिस्टेंस है, आपकी डिस्टेंस d की वैल्यू है या l की वैल्यू है r, यहाँ पर r दिया है, ये आपकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए अगले पेज में ले आ रहा हूँ, तो फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो आइए
इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या आई 9 इंटू 10⁻9। और चार्ज है आपका, चार्ज की वैल्यू कितनी थी आपकी, चार्ज की वैल्यू थी हमारी 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। और यह है आपका कितना था, 0.2 मीटर था ऐसे, हाँ 0.2 मीटर। ठीक है, तो 9 दूनी 18, ये 18 आ गया, 9 दूनी 18 इंटू ये आ गया 10⁻⁻3 आ गया है, अपॉन 2। 18 को यहाँ से 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 ऊपर जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5, 4.5 इंटू 0.2 का स्क्वायर, 4.2 का ये हो जाएगा 2 दिन 4, 4 से कट जाएगा 4.5 बार, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 इंटू 10⁻, यहाँ पर चलेगा 3 ये था, और ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। या इसको क्या लिखेंगे हम, 450 इंटू 10⁻3 किलो, या इसको सीधे ही आप वोल्ट मीटर या फिर 450 किलो वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं, किलो वोल्ट हो जाएगा ये, 450 किलो वोल्ट पर मीटर। ये देखिए आंसर है 450 किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है विच कन्वर्टर हैज़ अ पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज अपोजिट इन इनपुट वोल्टेज, अपोजिट ऑफ इनपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज अपोजिट होती है जिसकी, वो आपका कौन सा आपका कन्वर्टर है। तो देखिए हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है ये किसके अपोजिट होती है, ये हमारे इसमें दो हमारे कन्वर्टर होते हैं उनके अपोजिट होती है। मतलब इसमें क्या पूछा है हमारा, आपका विच कन्वर्टर हैज़ द पोलैरिटी ऑफ द वी आउटपुट इज अपोजिट टू वी इनपुट, मतलब वी आउटपुट और वी इनपुट में हमारे एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, या ऐसे होगा, या आपका आउटपुट की वैल्यू नेगेटिव होगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन दिखाता है ये हमारे दो कन्वर्टर दिखाते हैं। पहला हमारा दिखाता है बक बूस्ट कन्वर्टर, जो बक और बूस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बक बूस्ट कन्वर्टर। इसमें भी जो आउटपुट आता है हमारा वो भी ऐसे ही आता है, इनपुट में माइनस साइन अपोजिट। और दूसरा होता है हमारा कक कन्वर्टर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कन्वर्टर होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी इसके उसमें क्या होता है, हमारे जो हमारा बक बूस्ट है इसमें हमारा लगे हुआ होता है इंडक्टर, इसमें हमारा वो आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है इंडक्टर। लेकिन हमारा का कन्वर्टर में जो होता है वो होता है हमारा कैपेसिटर। एक में इंडक्टर होता है, इसमें कैपेसिटर होता है, ये इसमें फ़र्क होता है। इसके अलावा एक इसमें डिफरेंस और है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। जो हमारा बक बूस्ट है, बक बूस्ट में जो हमारा इनपुट करंट आती है, इनपुट में जो हमारी करंट देते हैं वो हमारी होती है डिसकंटिन्यूस नेचर की। ठीक है, डिसकंटिन्यूस नेचर की होती है। लेकिन हमारे का कन्वर्टर में क्या होता है, इसमें जो हमारी इनपुट करंट होती है, करंट का जो इनपुट देते हैं हम, करंट इनपुट, वो हमारा कंटिन्यूस नेचर का होता है, कंटिन्यूस करंट हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कक कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पर बक नहीं दिया है तो कक इसका आंसर होगा। SPIC कन्वर्टर नहीं, बक कन्वर्टर नहीं, बूस्ट कन्वर्टर नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है अ रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म वेयरिंग फॉर का प्लस ई से माइनस ई इज अप्लाइड इन अ सीरीज कनेक्टेड CR सर्किट, मतलब RC सर्किट है, C पहले है फिर R है। द वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R इज ऑब्जर्व व्हेन R इज स्मॉल, R की वैल्यू बहुत कम है। तो पूछा आपका वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कितना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द प्रतिरोध हमें बताना है R के अक्रॉस। तो देखिए हमें क्या दिया है, एक हमें CR सर्किट दिया है, पहले कैपेसिटर लगा देते हैं, पहले कैपेसिटर दिया है, फिर सीरीज में इसके प्रतिरोध दिया है R, CR वैल्यू दी है। ठीक है, यहाँ से हमने इनपुट दिया होगा, इनपुट लिख दिया VI, और यहाँ से हम लेंगे आउटपुट इधर पर से, तो ये V0, ये R है और ये C है। और इनपुट वेव फॉर्म इसने दी है कि आपका एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है जो आपका प्लस ई से माइनस ई तक का है। रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म मतलब ऐसी होगी कुछ ये। ठीक है, तो इसका जो अपर मैग्नीट्यूड है ये ई होगा और लोअर मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस ई होगा। तो ये हमें इसमें वेव फॉर्म दिए और हमें क्या बताना है, इसमें आउटपुट वेव फॉर्म R के अक्रॉस क्या आएगी। तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होता है, करंट थ्रू द कैपेसिटर IC क्या होगा हमारा,
आई सी की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू डी वी सी, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है वी आई अपॉन डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। और आउटपुट वोल्टेज वी नॉट जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, जब आर में जब करंट फ्लो होगी हमारी यहाँ पर जो आई सी करंट, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो जो करंट यहाँ फ्लो होगी वही यहाँ होगी, कैपेसिटर में करंट जो फ्लो होगी आई सी, तो यहाँ पर वी नॉट में जो वोल्टेज आएगी वो आएगी आपकी आर इंटू आई सी, ठीक है, आर इंटू आई सी। अब यहाँ से हम आई सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर इंटू आई सी की वैल्यू है सी इंटू डी वी आई बाई डी टी, ठीक है, तो ये हमारी वी नॉट की वैल्यू आ गई, आउटपुट वो वोल्टेज की वैल्यू आ गई आर इंटू सी डी वी सी टी बाई डी टी। तो अगले पेज में दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ से हमारी क्या आई, वी नॉट की जो वैल्यू है, वी नॉट की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई थी हमारी आर टू सी डी वी आई इनपुट वोल्टेज अपॉन डी टी, ठीक है। और हमारा क्या होता है, जैसे हमारी यहाँ पर आपकी कॉर्नर वेव आएंगी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये हमारी कॉर्नर है आपकी इनपुट की, मतलब आपकी प्लस ई और माइनस ई आएगी। ये जब हमारी प्लस ई और माइनस ई आएगी तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, टू ई ई माइनस माइनस से चेंज हुआ है माइनस ई से ई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई प्लस ई, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और वोल्टेज की स्ट्राइक में आर की वैल्यू बहुत कम है, आर की वैल्यू बहुत कम है, तो इसमें हमारे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ आपके डबल हो जाएगी आपकी सप्लाई वोल्टेज की, जो आपका इनपुट वोल्टेज है उसकी हमारे यहाँ पर डबल वोल्टेज आएगी इस केस में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो इनपुट वोल्टेज है वी इनपुट किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो प्लस हमारी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर टी। तो हमें वी आर टी ही निकालनी है, वी आर ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वहाँ इनपुट से हमारी इनपुट जो हमारी करंट है वी आई टी, इसमें से वी सी टी कैपेसिटर की वोल्टेज हमारी माइनस हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि वोल्टेज जो हमारी कैपेसिटर की है इसमें सडन चेंज नहीं होता, कैपेसिटर की वोल्टेज में डज नॉट अलाउ सडन चेंज नहीं अलाउ करती है, ठीक है। सडन चेंज क्रॉस कर देता हूँ, आप समझ जाना, सडन चेंज अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारी वी सी जीरो प्लस जो हमारी जीरो प्लस में है वही हमारी वी सी जीरो माइनस के टाइम में होगी, ठीक है। मतलब जो हमारी क्या है माइनस ई वोल्ट, उससे पहले हमारी जीरो माइनस में, मतलब जब यहाँ थी माइनस ई वोल्ट है और अचानक ये प्लस ई नहीं होगी, हमारा कैपेसिटर हमारा सडन चेंज का अपोज करता है। तो इसके लिए हमारी यहाँ पर वी आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी, क्योंकि इनपुट जो हमारा है वो है ई, इनपुट में हमारी पॉजिटिव साइकिल है ई, देन माइनस, यहाँ पर सडन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर जीरो माइनस के टाइम में माइनस ई था, तो ये आ जाएगा माइनस ई, ठीक है। तो ये आ गया ई और माइनस माइनस प्लस ई प्लस ई कितना आ जाएगा, 2e। तो हमारी जो आपकी आर के क्रॉस जो आपकी वोल्टेज आएगी वो 2e आएगी, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 2e, आंसर 2e डी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।